मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। इम्पोर्टेंट सेशन है और ये चल रहा है हमारा किसका 3 फेज इंडक्शन मोटर आज पढ़ने वाले, ठीक है, जो कि एक टाइप है किसका एसी मोटर का ही ये टाइप है, ठीक है। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो इजी होगा जल्दी करेंगे और जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा थोड़ा समय लगेगा तो उसको किया जाएगा, ठीक है, मगर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। सही है। तो कल जो क्वेरी की गई थी कि अगर तुम लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो मतलब जवाब बस यही है मेनली कि सर फॉन्ट छोटा है, ठीक है, फॉन्ट छोटा है। तो देखो इसका एक उपाय कि बस क्या कर लो, मोबाइल को लैंडस्केप में कर लो, ठीक है, लैंडस्केप में करके देखो, ठीक है, साइज सही हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम खुद अपने मोबाइल में पहले चलाते हैं तो देखते हैं लैंडस्केप में करने पे फॉन्ट साइज सही हो जाती है, ठीक है। तो चलो आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है कि एसी मोटरों में स्रोत से संयोजित किए जाते हैं, मतलब एसी मोटर यानी सिंपली 3 फेज की बात हो रही है। 3 फेज में कौन सा ऐसा भाग है जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है। तो देखो सप्लाई हम कहाँ पे देते हैं सर, हम सप्लाई देते हैं स्टेटर पे, ठीक है, सप्लाई कहाँ देते हैं हम स्टेटर पे देखते हैं, और रोटर से क्या लेते हैं आउटपुट लेते हैं, शाफ्ट के जरिए क्या करते हैं हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना कहाँ पे सप्लाई देते हैं 3 फेज का स्टेटर पे देखते हैं, और रोटर से शाफ्ट जुड़ा होता है तो रोटर से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है, शाफ्ट के जरिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एसी मोटर की घूर्णन गति जो होती है क्रमशः किसके समानुपाती होती और किसके व्युत्क्रमानुपाती होती। तुमको पता है, देखो देखते हैं तो क्या होता है, एन बराबर होता है 120 F/P, यानी फ्रिक्वेंसी के समानुपाती और पोल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगा, पोल बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है, किसकी 3 फेज एसी मोटर की, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। देखो मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं, या तो सिंगल फेज होगा या तो 3 फेज होगा। अब सिंगल फेज में रिलक्टेंस है कि हिस्टैरिसीस है कि यूनिवर्सल है, जो भी है, स्प्लिट फेज वो बात की बात है, या 3 फेज में बात करें तो स्क्वायरल केज है, स्लिप रिंग है, वो बात की बात है। मगर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं एसी मोटर, 2 प्रकार के होते हैं, या तो सिंगल फेज होगा या तो 3 फेज होगा। तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेटर को सप्लाई देने पर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। देखो चूंकि हमको पता है कि किसी भी मोटर को अगर तुमको घूर्णन कराना है, रोटर को घूर्णन कराना है, तो तुमको कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होगी। देखो कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होगी, बिना 2 फेज के वो घूम ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जो घूर्णनीय बल आघूर्ण है कम से कम 2 फ्लक्स के कारण ही उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी तुमको कम से कम 2 फेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो तुम बोलते हो कि सिंगल फेज मोटर, वो एक्चुअली सिंगल फेज नहीं होता है, उसको इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो 2 फेज में बदल जाता है। नाम सुने होंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, तो 2 फेज में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होती है कि घूर्णनीय बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, मोटर हमारा घूमेगा। तो हम स्टेटर पे तो वैसे क्या देते हैं 3 फेज देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, घूमने वाला फ्लक्स उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कहाँ स्टेटर पे, ठीक है, फिर वो एयर गैप से होते हुए रोटर पे आता है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूमता हुआ दिखाई देने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि तुमको अगर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है तो तुमको कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होगी, ठीक है। 3 फेज है बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम तुमको 2 फेज की आवश्यकता होती है। सिंगल फेज से काम नहीं चलेगा जी, सिंगल फेज से काम नहीं चलेगा, कम से कम तुमको 2 फेज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति कौन सी गति होती है। देखो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, या फिर सिंपल भाषा में बोलो तो जो फ्लक्स की स्पीड होती है, जो फ्लक्स की स्पीड होती है, हमको पता है सर उसको क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक गति बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड, जो कि किसके बराबर होता है सर, 120 F/P के बराबर होता है। तो कौन सी गति होती है जी,
तुल्यकालिक गति, जिस गति पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स घूमते हैं, घूर्णन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गति करते हैं। अब स्टेटर का फ्लक्स हो चाहे रोटर का फ्लक्स हो, दोनों ही फ्लक्स क्या होते हैं, सेम स्पीड पे चलते हैं, और वो कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस गति को ज्ञात कैसे किया जाता है? देखो नहीं दिखाई देता है तो इसको लिख देते हैं। सिंक्रोनस गति को कैसे ज्ञात किया जाता है? ये दिया हुआ तुम्हारा NS बराबर 120 F/P दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? NS बराबर 120 P/F दिया हुआ है। तीसरा क्या दिया हुआ है? 120 F/T दिया हुआ है। सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा तो हमको पता, अभी आगे हम पीछे आगे ही बताएंगे सर NS बराबर कितना होता है, 120 F/P होता है। ये फ्रिक्वेंसी होती है और ये पोल की संख्या। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। रोटर की घूर्णीय गति सदैव कैसी होती है? रोटर की जो देखो, एक होती है NS स्पीड जिसपे रोटर का या स्टेटर का फ्लक्स घूमता है, एक होता है NR स्पीड जिस पे रोटर घूमता है। और ये याद रखना सदैव NS की वैल्यू NR से ज़्यादा होती है, यानी जो रोटर की स्पीड होती है हमेशा किससे कम होगी? सिंक्रोनस गति से कम होगी। क्या होगी सर? सिंक्रोनस गति से कम होती है। ठीक है, किसकी? रोटर की गति। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम स्क्वेयर केज मोटर की स्लिप प्रतिशत कितनी हो सकती है? ठीक है, तो कितनी होती है? बहुत होगा तो कितना होगा? 2 से 5%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। स्लिप जो होती है मेनली क्या होती है, 2 से 5% ही होती है। कितनी होती है? 2 से 5% ही स्लिप होती है। लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं। ये 2 लिखा हुआ है, 2 से 5, ये 1 से 5 लिखा हुआ है, ये 2 से 7 लिखा हुआ है, या 2 से 8 लिखा हुआ है। तो स्लिप जो मेनली होती है 2 से 5 ही % होता है। ठीक है, या इसको कभी कभी ऐसा भी लिखेगा 0.02 से लेके 0.05, इसको याद रखना। तो स्लिप मेनली 2 से लेके 5% तक ही होता है। स्लिप क्या होता है? तो स्लिप वही होता है सर, स्लिप यही होता है कि NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? स्लिप परसेंटेज के बराबर हो जाता है। यही स्लिप होता है, इसी का रेशियो जो होता है स्लिप कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में जो प्रतिशत बन रहा है, जितने अंतर का प्रतिशत बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो ये क्या लिखा हुआ है, FR बराबर लिखा है, रोटर फ्रिक्वेंसी को FR से दिखाते हैं। तो FR बराबर ये लिखा हुआ है यस इंटू टी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? यस इंटू जेड यानी इम्पिडेंस, और यस क्या है हमारा? स्लिप, और ये टाइम है। और ये क्या लिखा हुआ है? यस इंटू वी लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है यस इंटू एफ। तुमको पता है कि रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर कितना होता है? यस इंटू एफ होता है। कितना होता है? FR बराबर यस इंटू एफ होता है। स्लिप गुड फ्रिक्वेंसी करते हैं, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसको एफ, और रोटर फ्रिक्वेंसी को FR से दिखाया है। सही है, चलो अभी इस पे कंडीशन आगे आगे तो देखेंगे। टॉर्क किसे कहते हैं? लोड पर प्राप्त घुमाव बल, या शाफ्ट पर प्राप्त घुमाव बल, या रोटर पर प्राप्त घुमाव बल, या उपयोग सभी? क्या होगा जल्दी बताओ, अभी हल्ला हो रहा है थोड़ा, तो रुक जाओ। बताओ क्या होगा जी। तो देखो वैसे टॉर्क उत्पन्न हुआ है, देखो टॉर्क और BHP दो अलग चीज़ें हैं। टॉर्क की बात करें और हॉर्स पावर की बात करें, दो अलग चीज़ें हैं। तो याद रखना, देखो जब रोटर पे, दो चीज़ याद रखना, जब रोटर पे पावर प्राप्त होती है, जब रोटर पे पावर प्राप्त होती है तो उसको क्या बोलते हैं? IHP यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। और जो शाफ्ट पे, ये जो शाफ्ट लिखा है, शाफ्ट पे जो पावर प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? BHP बोलते हैं। ठीक है, और जो टॉर्क उत्पन्न होता है हमेशा किस पे उत्पन्न होता है? लोड पर प्राप्त होता है।
लोड पर प्राप्त घुमाव बल को ही टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क किसे कहते हैं? जो लोड पर टॉर्क घुमाव बल, जिसे घूर्णनीय बल कहते हैं, तो लोड पर जो घूर्णनीय बल प्राप्त होता है उसी को टॉर्क करते हैं। टॉर्क बराबर, सिंपल भाषा में फॉर्मूला देखें तो एक होता है टॉर्क बराबर बल गुणे त्रिज्या। इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर के टॉर्क की गणना होती है कैसे? डीसी मोटर की तरह, एसी मोटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह या स्टेपर मोटर की तरह? इंडक्शन मोटर हमारा है क्या? सर एसी मोटर है। तो किसकी तरह गणना होगी? सर एसी मोटर की तरह ही गणना की जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन है? स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स या रोटर प्रेरित रोटर करंट या दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें देखो इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन हो जाता है। देखो स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स तो फाई बराबर हमको पता है होता है, फाई बराबर 1.5 फाई एम। तो इससे तो तुलना पे गणना कर दी जा सकती है, मगर जो प्रेरित करंट होता है, रोटर में प्रेरित करंट होता है, ठीक है, वो थोड़ा दिक्कत देता है। ठीक है, प्रेरित रोटर करंट थोड़ा दिक्कत देता है ज्ञात करने में। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा यानी मैग्नेटाइजिंग करंट परिणाम मीटर की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि? अधिक होती है क्योंकि, यानी सिंपल भाषा में देखो बात करें ना, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी जो नो लोड करंट के कारण जो नो लोड करंट हो रहा था, ट्रांसफार्मर में एक नो लोड करंट होता है। ठीक है, तो नो लोड करंट कितना होता है? 2 से 5% होता था। ठीक है, नो लोड करंट 2 से 5% होता था। और यहाँ पे देखोगे तो नो लोड करंट इंडक्शन मोटर की बात करें तो कितना होता है? लगभग 20 से 30% होता है। 20 से 30% होता है। ठीक है, 20 से 30% होता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रेरण मोटर चुंबकन धारा परिणाम मीटर की अपेक्षा अधिक क्यों होती है? तो देखो मेन कारण यही है, क्योंकि जो फ्लक्स होता है उसको कहाँ से होकर आना पड़ता है? सर उसको स्टेटर व रोटर में स्टेटर से रोटर पे आने के लिए वायु अंतराल का सहारा लेना पड़ता है। और हमको पता है कि वायु में क्या होता है, कुछ न कुछ फ्लक्स का लॉस होता है। तो उसको शुरुआत में क्या होगा, ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी। इसलिए वायु अंतराल होने के कारण, एयर गैप होने के कारण क्या हो जाता है, हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट का मान बढ़ जाता है। और एयर गैप होने के बाद होने का कारण ये भी है कि हमारी जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण इसका सही आंसर है, क्योंकि स्टेटर और रोटर के में आयु अंतराल होता है, इसलिए क्या होता है, कुछ करंट ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुरू में मोटर का स्लिप होता है, शुरू में मोटर की स्लिप होती है। देखो जब जनरली सामान्यतः बात करें तो स्लिप की जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, किस में होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। 0 कब होता है? जब रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगता है। और 1 कब होता है? जब रोटर स्टॉप होता है। स्टॉप मतलब जब रुका रहता है। तो शुरू में क्या होता है, मोटर रुका ही रहता है ना, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। इसको याद रखना है। ठीक है, और जब सिंक्रोनस स्पीड पे रोटर चलने लगेगा तब गैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यस बराबर होता ही है, क्योंकि यस बराबर होता है NS माइनस NR अपॉन NS। इस वैल्यू को रख के देखना, तुमको वैल्यू एकदम एग्जैक्ट मिलेगी, यही वाली। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि, शुरू में क्या होता है, कोई भी मोटर है शुरू में क्या होता है, बहुत हाई करंट लेती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा रोटर नहीं घूम रहा होता है, और जब रोटर नहीं घूमेगा तो उसमें इंड्यूस EMF क्या होगा, रोटर में 0 होगा, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है। और उस समय जब विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है तो उसमें करंट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लगभग 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेता है रनिंग कंडीशन से। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है कितनी? स्टार्टिंग में रोटर
विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है। तो देखो एक चीज़ बताए थे, रोटर की आवृत्ति पूछा है ना, तो एफ आर बराबर ये नहीं लिखे थे, यस इंटू एफ। तो ये बताओ स्टार्टिंग की बात कर रहा है तो स्टार्टिंग में तो स्लिप का मान 1 होगा क्योंकि रोटर रुकी हुई है। ठीक है, तो 1 इंटू एफ करेंगे तो क्या निकल के आया कि सर जो रोटर की स्पीड होती है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है। तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर, सप्लाई आवृत्ति के समान हो जाती है। तो यहाँ से आंसर आ गया। सही है। तो देखो जो इजी होगा वो जल्दी बता देंगे, जो थोड़ा टाइम लगेगा तो उसको समझा के करने का प्रयास है क्योंकि पूरी चीज़ आनी चाहिए और इम्पोर्टेंट सेशन है जी, पूछे जाएंगे। तो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फॉन्ट के लिए इसको लैंडस्केप में करके देखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग करते हैं किसमें? पोल परिवर्तन विधि सबसे इंपॉर्टेंट किसमें रोल प्ले करता है पता है? पिंजरा प्ररूपी मोटर में। एक तो पोल होता है और दूसरी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पोल और फ्रिक्वेंसी बदल के हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को बदल सकते हैं। और ये किस में देखते लेते हैं? पिंजरा प्ररूपी मोटर में लेते हैं, स्क्वायर केज में देखते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। पोल बदल के या फ्रिक्वेंसी बदल के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर जब स्लिप रिंग आएगा तो उसमें कई सारे स्टार्टर ये सब हो जाते हैं तो उसमें ऐसा काम करने लगते हैं। सही है ना, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है पिंजरा रूपी का। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाउंड रोटर में वाइंडिंग हमेशा होती है कितनी? वाउंड रोटर में वाइंडिंग कितनी होती है? देखो याद रखना, वाउंड रोटर की बात किया, स्टेटर की नहीं। स्टेटर में क्या देते हैं? 3 फेज की सप्लाई देते हैं। ठीक है, अगर सिंगल फेज का मोटर होगा तो 2 फेज, मेनली तो 2 ही फेज होता है क्योंकि 2 फेज में जोड़ देते हैं। तो एक क्या दोनों स्टेटर पे हो जाता है ना, तो स्टेटर में 2 फेज देते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी मेन स्टेटर होता है और रोटर पे क्या होता है, एक भी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होता है। तो स्टेटर पे 2 फेज वाइंडिंग देते हैं। मगर जब रोटर की वाइंडिंग की बात करते हैं तो किसी भी फेज में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्टेटर की बात नहीं किया, रोटर की बात किया। स्टेटर पे कोई भी मोटर हो, 3 फेज की होगी तो 3 फेज सप्लाई देंगे, 2 फेज की होगी तो 2 फेज। बेसिकली सिंगल फेज जो होता है वो 2 ही फेज होता है, तो 2 फेज की सप्लाई देते हैं। और रोटर पे कोई भी फेज नहीं होता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर दिया जाता है, तो मोटर को पुनः स्टार्ट कब कर सकते हैं? वही चीज़ है, तो कब कर सकते हैं? जब सप्लाई नॉर्मल वोल्टेज आ जाए। ठीक है, जब सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए तब उसको रीस्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब नॉर्मल होगा तो उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक प्रेरण मोटर में स्टेटर व रोटर क्रोड चुंबकीय पदार्थ की बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? एक प्रेरण मोटर में स्टेटर व रोटर का जो कोर होता है जिससे वाइंडिंग करते हैं उसको प्लास्टिक लकड़ी का क्यों नहीं बनाते, उसको चुंबकीय पदार्थ का ही क्यों बनाते? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि सर वो क्या कर सकता है, आसानी से फ्लक्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर से पास कर सकता है। या फिर जिसकी बात करें तो परमिएबिलिटी अच्छी होती है, रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठब्ध कम होगा। तो जिसमें फ्लक्स लॉस कराने की कैपेबिलिटी कम होगी यानी फ्लक्स ज़्यादा पास कराएगा, यानी फ्लक्स लॉस नहीं होगा। और फ्लक्स ज़्यादा पास कराएगा तो उसके लिए ज़्यादा करंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा करंट लगाएंगे तो ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स तो कोई लॉस हो नहीं रहा है तो हमको ज़्यादा फ्लक्स उत्पन्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो यानी चुंबकन धारा को कम भी उत्पन्न करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए चुंबकन क्रोड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हम चुंबकन धारा कम भी प्रयोग उत्पादन करेंगे तब भी मेरा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। इसलिए चुंबकन धारा कम करने के लिए ही क्रोड का प्रयोग करते हैं और दूसरा चीज़ फ्लक्स आसानी से पास कराने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक यांत्रिक चक्कर में 3 साइकिल उत्पन्न करते हैं तो मोटर की वाइंडिंग में कितने ध्रुव होंगे? ध्यान से समझो कहना क्या चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल है। ठीक है, एन एस एन एस। अब देखो ध्यान से,
कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर लगाए ना। हुआ क्या है? 5-6 बनाना पड़ेगा ना, 6 बनाएंगे तभी तुमको समझ में आएगा। तीन, देख लिया, थोड़ा संभाल लेना, बस तुमको पताने का प्रयास किया जा रहा है। 4, 5, ये 6 बन गया। अब देखो क्या कहानी चल रही है इसकी। 6 बनने के बाद ये एक चक्कर हो गया, ठीक है। देखो एक चक्कर क्यों हुआ? ये एन है, ये एस है, ये एन है, एस है, ये एन है, ये एस है। देखो एन से एस ये गया, फिर एस से एन ये गया, ठीक है। ये एक चक्कर हो गया। फिर दूसरा एन से एस ये चला, एस से एन ये गया, दूसरा चक्कर ये हो गया, ठीक है। फिर तीसरा एन से एस ये गया, एस से एन ये गया, 3 चक्कर हो गए। तो इसलिए 3 चक्कर में कितने ध्रुवों की आवश्यकता पड़ी? तो सर हमको 6 ध्रुवों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए 4 होते तो हमको 8 लगाना पड़ जाता, ठीक है। 2 होते हैं तो कितने साइकिल कंप्लीट होती है? 1 साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। 4 होते हैं तो 2 साइकिल कंप्लीट होती है। इसी तरह पेयर बनते चलाते हैं, जस्ट साइकिल का दुगना लगाना पड़ता है पोल की संख्या, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा समय लग गया, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है ना, सॉरी वो नहीं है इसलिए। एक विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है? इसमें कोई से पूछने की बात है? चुंबकीय ऊर्जा नहीं, तो ज्योत्सना नहीं, प्रकाश नहीं, गतिज ऊर्जा देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में कितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं? तो जी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा है तो कितने होंगे? 3 होंगे। कितने कॉन्ट्रैक्टर होंगे? 3 होंगे। जहाँ से RYB जुड़ा होता है, जहाँ से RYB निकला होता है, 3 कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलोड का चयन किस धारा के अनुसार किया जाता है? ठीक है, तो किस धारा के अनुसार किया जाता है? तो सर वाइंडिंग में जो करंट है उस हिसाब से क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। क्योंकि वाइंडिंग के हिसाब से ही हम देखते हैं कि वाइंडिंग में लोड बढ़ने से क्या होता है, वाइंडिंग में धारा ज़्यादा आती है, जिससे वाइंडिंग जल जाती है, ठीक है। तो वाइंडिंग कितना करंट सह सकता है उसी हिसाब से क्या करते हैं, ओवरलोड का स्थापना करते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो छप नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल पर नहीं चलता, क्योंकि क्यों नहीं चलता जी? अगर प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल पर चलने लगेगा तो उसके बीच का जो जानते हो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा और रोटर चलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से क्या होता है, जिसको इंटरलॉकिंग नहीं कहते हो, कॉगिंग, वो समस्या आने लगेगी और ये क्या होगा, रोटर घूमेगा ही नहीं। तो प्रेरण मोटर को रोटर तुल्यकालिक चाल पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर चलाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसमें कॉगिंग टेंडेंसी, सॉरी लॉकिंग टेंडेंसी हो जाएगी, जिसके कारण तुम जानते हो कि क्या होता है, रोटर हमिंग की आवाज़ तो करेगा मगर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप सेशन पसंद आएगा, तुमने क्वेश्चन देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चन के लेवल पसंद आए होंगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए बाबू तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जितने ग्रुप में जुड़े होंगे उसमें क्या कर देना, एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।